नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। हम लोग बात कर रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। हम सब जान रहे हैं आज एक तो बड़ा जजमेंट आया जिसमें कोई शक नहीं थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी बेंच में उमर खालिद और शर्जील इमाम का बेल एप्लीकेशन आई थी। उमर खालिद शर्जील इमाम के मामले में देश भर में ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल तमाम तरह की स्टोरी लिख रहा है, तमाम भाषण दे रहे हैं, और वो तथाकथित इंटेलेक्चुअल जो एक पार्टिकुलर रिलीजन को या तो मानते हैं या फिर पार्टिकुलर रिलीजन को अपना वोट बैंक मानते हैं, वो सभी लगातार कह रहे थे कि बेल इज़ द रूल। फिर शर्जील इमाम की बेल क्यों नहीं, उमर खालिद की बेल क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट अपने ही वक्तव्यों का उल्लंघन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट लगातार ये नहीं सोच पा रहा है क्योंकि एक पार्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं, इसलिए नहीं सोच पा रहा है। इस तरह के तमाम उर्दू अखबार और तमाम वो लोग जो कि इन विषयों पर, जिनको सेकुलरिज्म दिखता है, जिनको धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर हिंसा नहीं दिखती, जिनको भारत में एक संप्रदाय विशेष के लोगों को पहला अधिकार दिखाई पड़ता है, और जिनको ये लगता है कि पाकिस्तान विभाजन में जो ले गए वो पाकिस्तान चले गए, जिन्होंने हिंदुस्तान चुना था वो भारत के बाइज्जत शहरी हैं। कुछ वर्ग ऐसा भी है जो लगातार ये कहता है कि एजुकेशन की कमी की वजह से ये सब होता है, रोजगार भारत में नहीं है इसलिए ये सब कुछ होता है, लोगों को उनके बेसिक फंडामेंटल राइट नहीं मिलते इसलिए ये सब कुछ होता है। ऐसे लोग भी भारत में वक्तव्य देने वाले कोई कम नहीं है। खूब भर भर के स्टेटमेंट, भर भर के इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, और अखबार भी छपते हैं, पब्लिक कार्यक्रम भी होते हैं, और मजे की बात यह है कि उमर खालिद शर्जील इमाम के मामले में देश भर में बड़े बड़े सेमिनार हुए, और सेमिनार बेल के कानून के लिए हुए। सेमिनार आतंकवाद बनाम भारतीय शहरी के नाम से हुए। एक बड़ा वर्ग जो ये कहता आया है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और साथ में इंशाल्लाह इंशाल्लाह लगाते आए, उनको ये फंडामेंटल राइट दिखता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिखता है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिखता है उनको। कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, ऐसे नारे लगाने वालों को लगता है कि ये उनकी बेसिक फंडामेंटल राइट है जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। भारत क्या है? भारत तो एक भूमि का टुकड़ा है, और ये भूमि का टुकड़ा अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है, इसलिए इसको फतेह करना, इसको इस पर दारुल इस्लाम बनाना, इसको दारुल इस्लाम बनाना ये हमारा काम बनता है। ऐसे मानने वाले लोग भी हैं। ऐसे मानने वाले लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि 300 400 500 वर्षों तक हमारा शासन रहा है, ये भूमि तो हमारी है, अल्लाह ने हमें दे दी थी। और इसके बाद ये जो काफिर बैठ गए हैं, ये इसलिए बैठ गए हैं क्योंकि हम इस्लाम को पालन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे मुल्ला मौलवी लगातार अपनी तकरीरों में इन बातों को कहते हैं कि हम पालन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम इस्लाम को सही से ट्रूली फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए ये सब कुछ है, इसलिए ये सब कुछ होता है। ऐसे कहने वाले तमाम लोग जो कहते हैं कि इसीलिए काफिर सर पर बैठ गया है, और जो राशन पानी देते हैं वो तो अल्लाह भेज रहा है, अल्लाह ने शासक का दिमाग बदला है, इसलिए अल्लाह ने ये सब कुछ किया क्योंकि ज़्यादा मुसलमान ही गरीब है, और अल्लाह ने ये आदेश दिया चूंकि भारत में काफिर बैठा हुआ इसलिए वो काफिरों को भी दे रहा है। लेकिन हकीकत में है ये है कि अल्लाह ने वो तो राशन पानी और ये जो सब व्यवस्थाएं, अस्पताल, रड़ा सड़क और ये सब कुछ दिया, ये तो अल्लाह ने हमारे लिए दिया है, और काफिर होने की वजह से वो काफिरों को भी दे रहा है। ऐसे बयान देने वालों की भी भारत में कोई कमी नहीं। ऐसे बयान देने वालों की भी इस समय भारत में कमी नहीं है कि अगर ताकत हो तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान को मिला लो। ऐसे लोग भी कहते हैं कि पाकिस्तान को अब मिला लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मिलकर जो आबादी तैयार होगी वो हिंदुस्तान में काफिरों को खत्म कर देगी। ऐसे तमाम बयान सीएए के दौरान इस तरह के भाषण सिर्फ इस बात के लिए चल रहे थे क्योंकि पाकिस्तान से आए मुसलमान को आप क्यों नहीं यहां पर शरण देंगे, क्यों नहीं उसको यहां पर राइट देंगे, केवल नॉन मुस्लिम्स को ही क्यों देंगे। परसिक्यूटेड व्यक्तियों के बारे में जब आप बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो लोग परसिक्यूटेड हैं, जो मुसलमानों का वो वर्ग है जो कि दलित है, जो वो वर्ग है जो पिछड़ा हुआ है, वो वर्ग है जो अहमदिया है, वो वर्ग है जो बोहरा है, वो वर्ग है जो कादियानी है, इन वर्गों को वहां परसिक्यूट किया जाता है। हिंदुस्तान के अंदर इन वर्गों को आप नागरिकता क्यों नहीं देंगे जब आप यही कह रहे हैं कि मैं बड़ा भाई हूं, और बड़ा भाई होने की वजह से हम वहां के परसिक्यूटेड लोगों को, सताए हुए लोगों को यहां शरण दे रहे हैं। तो आप धर्म
धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर धर्म स्थली कैसे बना सकते हैं या फिर ये शरण स्थली कैसे बना सकते हैं, उनको सबको आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों की बेल लगी। काहे में बेल लगी थी? 2020 के दंगों में बेल लगी थी। सीएए के दौरान भी दंगों में इनके भाषण थे, उससे पहले भी इनके कई भाषण थे। 2020 की फरवरी में हम सब जानते हैं भारतवर्ष में बड़े दंगे हुए थे और बहुत कुछ हुआ था। अब इन लोगों की स्पीचें पकड़ी गई थी। सर्जिल इमाम तो ये कहते पकड़ा गया था चिकन नेक है, अगर हम वहां असम में थोड़ा एक्टिव हो जाएं तो हिंदुस्तान से वो हिस्सा, पूरब का हिस्सा काट देंगे जहां पर हिंदुस्तान की सेकंड कमांड बैठती है फोर्स की। आपको याद होगा कि जिस समय करगिल हुआ था, करगिल के समय पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निकोबार में अपनी कमांड बिठाई थी, ये कहते हुए कि दिल्ली पाकिस्तान से नजदीक है या लाहौर से नजदीक है, इसलिए सेकंड हैंड कमांड वहां पर बिठाई जाए। इनका विचार ये हुआ कि क्यों ना ये जो चिकन नेक जिसको ये लोग कहते हैं, जो बीच का असम से थोड़ा सा हिस्सा लगता है, वो हिस्से में या जो कि सिक्किम का हिस्सा लगता है उसको काट दिया जाए। काटने के बाद वो अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, हम अपनी आबादी इतनी बढ़ाएं और वहां पर मिल जाए। ऐसे बहुत सारे बयान पब्लिक डोमेन पर आ गए। अब ये जब गिरफ्तार किए गए, गिरफ्तार करने के बाद दंगों में इनके नाम आ गए, गिरफ्तार किए गए, गिरफ्तार जेल भेज दिए गए, तमाम तब से वो बेलें लगा रहे हैं। अभी वो बेल मांगते मांगते सुप्रीम कोर्ट आ गए और तमाम देश के ऐसे संभ्रांत नागरिक, जो अपने आप को संभ्रांत तो कहते हैं लेकिन देश की चिंता उनको नहीं होती, वो फंडामेंटल राइट के नाम से दुनिया भर के खेल खेलते हैं, उसके बावजूद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील खड़े होना स्वाभाविक है कि बड़े बड़े वकील खड़े होंगे क्योंकि ये देश के फंडामेंटल राइट है। ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार और ऑनरेबल जस्टिस एनवी अंजारिया की अदालत में यह मुकदमा लगा। इन्होंने जो आर्गुमेंट दिया वो कहा डिले ट्रायल हो रहा है, सब इतना डिले हो गया है ट्रायल, ऐसी परिस्थिति में बेल मिल जानी चाहिए। इन्फ्लेमेटरी स्पीच नहीं दी, हालांकि सरकार ने कहा कि भाई इनके जो स्पीच है वो इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि बहुत गंदी स्पीच देते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के दौरान इन्होंने बहुत गलत बातें करी। ये भी कहा गया कि 2019 और 2020 के दंगों से पहले 2019 में ही इस इनकी स्पीचें चखंड, जामिया, अलीगढ़ और आसनसोल में हुई हैं। इन स्पीचों में इन्होंने जहर उगला है हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुस्तान की जो एकाग्रता है उसके खिलाफ, हिंदुस्तान की जो इंटीग्रिटी है उसके खिलाफ, हिंदुस्तान की जो सॉवरेंटी है उसके खिलाफ, और इनको लग रहा था कि ये वो करते रहेंगे। हालांकि सामने से ये बात आई कि साहब ये बहुत एजुकेटेड लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इनके विषय में ये गलत फैलाया गया। सरकार ने एक वीडियो दिखाया, उस वीडियो में ये कहते पाए गए कि कैसे जुडिशरी की वो बजाए जाएंगे। मतलब आप समझिए कि इन्होंने ये कहा कि जुडिशरी, मतलब जो जो दिखाई गई, उन्होंने कहा जुडिशरी के बहुत गंदे शब्द इस्तेमाल करे, बहुत गंदे शब्द जुडिशरी के लिए इस्तेमाल किए गए। मैं वो शब्द आपके सामने नहीं कह सकता, लेकिन शब्द इस्तेमाल गंदे किए गए। उन गंदे शब्दों में जुडिशरी की भी क्या बजा देंगे, क्या बच जाएगी, ये फट जाएगी या वो जुड़ जाएगी, ऐसी बातें कही गई जो वीडियो पब्लिक डोमेन पर थे। इसके अलावा स्पीचेस के वीडियोस पब्लिक डोमेन पे थे। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के साथ सॉलिसिटर जनरल खुद भी उपस्थित हुए थे। उन्होंने कहा कि ये पढ़े लिखों की बात, बेल मांगने वाले पढ़े लिखों की बात कर रहे हैं, आप पहले ये वीडियो देखिए। और दूसरी बात, ये ट्रेंड चल गया है, ये ट्रेंड चल गया है कि इमाम इज ए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। उनके वकील ने कहा nowadays there is a trend that doctors engineers are not doing their professions but engaging in anti national activities। ये जो आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लो, प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन लो, प्रोफेशनल एजुकेशन में एडमिशन दिलवाए जाते हैं और वहां जाकर ये उन लोगों को भड़काते हैं और वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इनके वकील का कहना यह था कि पढ़े लिखे लोगों को सरकार टारगेट कर रही है। सरकार ने कहा कि ये जरा आप वीडियो सुन लीजिए। इस वीडियो में जो ये कह रहे हैं चिकन नेक की बात, और जो ये कह रहे हैं कि टांग से टांग बजा देंगे, हाथ से हाथ बजा देंगे, जुडिशरी के पैर कब जाएंगे, और तमाम वो बातें डोनाल्ड ट्रंप की जब भारत में विजिट थी, उस विजिट के दौरान जो इन लोगों ने डेंजरस काम किए हैं, ग्राउंड लेवल पर टेररिज्म किया है, खालिद इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर या रहमान, इनको बुक किया गया था, लेकिन सामान्य केसेस में इनको बुक नहीं किया गया था। ये एंटी
टेरर लॉ के तहत वो किए गए हैं। सामान्य लोगों की जिन बेलों की बात ये लोग करते हैं कि ये बेल इज ए रूल और जेल इज एन एक्सेप्शन, वो सामान्य मुकदमों में होता है। ये जो केसेस हैं, ये केसेस तो एंटी टेरर लॉ के हैं, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल थे। और मजे की बात यह है कि 2020 के दंगों में जिसमें इनकी स्पीच की वजह से ये सब कुछ हुआ, उसमें दर्जनों लोग मारे गए और सैकड़ों की तादाद में लोग इंजर्ड हो गए थे। अब आप सोचिए, दर्जनों लोग इनकी स्पीचेस की वजह से मारे गए और इन्होंने इतना प्रोटेस्ट लंबा खिंचवाया कि पूरे देश में ये हीरो बन गए। ये इस्लाम के पैरोकार, मतलब आप सोचिए कि इस्लाम के पैरोकार थे, मुसलमानों के पैरोकार नहीं, ये तो पाकिस्तान के पैरोकार थे। सुप्रीम कोर्ट में वो वीडियो दिखाते हुए सरकार ने कहा, आज का ये ट्रेंड बन गया है कि ये बड़े पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग ऐसे एडमिशन लेते हैं और ऐसे एडमिशन लेकर ये उन कॉलेजेस में जहां कोई शक नहीं कर सकता, उन इंस्टीट्यूशंस में जहां पर विचार नहीं किया जा सकता, ये जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है उतना ही ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, उतना ही बड़ा टेररिस्ट होता जा रहा है। मैं तो ये बात पिछले 10 साल से कहता आया हूं कि जितना ज्यादा एजुकेटेड है, वो एजुकेशन भी किस लिए लेता है? वो एजुकेशन भी देश में बम फोड़ने के लिए लेता है, वो एजुकेशन भी गलत इंजेक्शन लगाने के लिए लेता है, वो एजुकेशन भी गलत बिल्डिंग बनाने के लिए लेता है, वो एजुकेशन भी अलग प्रैक्टिस करते समय गलत तरीके से डायग्नोस करने के लिए ले रहा है। बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये करने के लिए एजुकेशन ले रहा है ताकि वो गोली से ना मारे, वो एक दवा, एक केमिकल के माध्यम से हजारों लोगों को मार दे, वो किसी को किसी बिल्डिंग में बॉम्ब ना लगाए, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ही ऐसा हो जाए कि बिल्डिंग में हजारों लोग एक साथ कोलैप्स करके मर जाएं। वो ट्रेन का वो इंफ्रास्ट्रक्चर में घुस रहा है, वो तमाम ऐसी चीजों में घुस रहा है जिनके गलत होने की वजह से लाखों लोग एक साथ हताहत हो सकते हैं, भारत में तहलका मच सकता है। आप सोचिए कि अगर मेडिकल लाइन में, अगर इंजीनियरिंग लाइन में, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन में गलत इरादों के साथ पढ़ा लिखा व्यक्ति घुस जाए और टेररिस्ट हो, तो आप समझ लीजिए कि देश का क्या हाल होगा। मैं शुरू से कहता आया हूं, ओसामा बिन लादेन वो बहुत एजुकेटेड था, लेकिन उसने विश्व को दहला कर रख दिया। ऐसे बहुत बड़ा वर्ग संसार का है जो बहुत एजुकेटेड है, वो टेक्नोलॉजी लेने के लिए हम्बल दिखाता है, वो टेक्नोलॉजी सीखता है, लेकिन संसार को दहला देता है। हमास के विषय में ये लोग, ये हमास को अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का दूत मानते हैं। आप सोचिए, ये लोग अल्लाह का दूत हमास वाले को मानते हैं और हमास के लोग सिर्फ हत्या करने पर विश्वास करते हैं। जब हमास हत्या करता है, जब फिलिस्तीन के लोग हत्या करते हैं, उस समय किसी के मुंह से चू नहीं निकलता, सिर्फ एक बात कही जाती है कि भाई उनके साथ जैसा हो रहा है वैसा वो कर रहे हैं। लेकिन जब उनके खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं तो लोग आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या से मतलब है कि वो ऐसा शो करने की कोशिश करते हैं जैसे उनके कोई सगे वाले मर गए हों। हिंदुस्तान के अंदर क्या मतलब है, हमास और इजराइल में क्या चल रहा है? हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट होते हैं, हिंदुस्तान बंद होता है, हिंदुस्तान में हंगामे होते हैं और हिंदुस्तान के अंदर स्टेटमेंट दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? वो इसलिए दिए जाते हैं कि जो अत्याचार करने का अधिकार है वो उन लोगों को है, लेकिन उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करेगा तो ये उल्टा अत्याचार वो मानते हैं। आप सोचिए कि पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान मुसलमानों के आधार पर बना, फिर क्यों समझौता हो गया नेहरू लियाकत अली, नेहरू नून समझौता, या फिर क्यों समझौते बाद के हो गए जो कि पंत मिर्जा समझौते के रूप में आए? क्यों हिंदुस्तान में मुसलमानों को रोका गया? क्यों पाकिस्तान में मुसलमानों को रोका गया, हिंदुओं को रोका गया? क्यों हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को रोककर उनको पहला दर्जा देने की बात करी गई? हिंदुस्तान की जमीन जो भारत सरकार की हो गई, जैसे पाकिस्तान सरकार की हो गई, वैसे हिंदुस्तान में मुसलमानों की कम्युनिटी का जो प्रॉपर्टी थी वो भारत सरकार की क्यों नहीं हो पाई? क्यों वो वक्फ बोर्ड बना कर दी गई? पाकिस्तान ने तो कोई हिंदू वक्फ बोर्ड नहीं बनाया, कोई हिंदू बोर्ड नहीं बनाया। वो सारी प्रॉपर्टियां जो गुरुद्वारे की थी, जो ट्रस्ट की थी, जो मंदिरों की थी, जो 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 आश्रमों की थी, वो सारी प्रॉपर्टी सरकार हो गई ना। भारतवर्ष के अंदर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान ने हिंदुओं की सारी प्रॉपर्टी पर सरकारी कब्जा कर लिया, तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान नाम की प्रॉपर्टी पर भारत सरकार ने कब्जा क्यों नहीं किया?
तुष्टीकरण करने वाले कर गए। आज हिंदुस्तान गवाह है कि वो भुगत रहा है शर्जिल इमाम या फिर इनके जैसे लोगों के लिए जो इस समय देश को दहला रहे हैं। इसलिए सरकार ने पहली बार, मैं समझता हूं पहली बार सरकार ने, वो भी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बहुत एजुकेटेड व्यक्ति बहुत बड़ा टेररिस्ट बनता है, बहुत खतरनाक टेररिस्ट बनता है, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है, उसके खिलाफ एंटी टेरर एक्टिविटीज में मुकदमे हो रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या बेल दी जा सकती है? ऐसे लोगों को क्या माफ किया जा सकता है? ऐसे लोगों के लिए क्या कोई सद्भावना रखी जा सकती है? मैं समझता हूं पहली बार सरकार ने सही दिशा में सही तरीके से अपना आर्गूमेंट रखा है। अब जो सिद्ध करना है, नहीं करना है, बेल देगा नहीं देगा, कोर्ट क्या करेगा, वो भविष्य बताएगा। लेकिन मैं समझता हूं सरकार ने अपना काम कर दिया है और अब कोर्ट की बारी है कि कोर्ट क्या करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।